हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल अपना इंस्टीट्यूट। क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। तो हम देख रहे थे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसमें हमारे 4 पार्ट हो चुके हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर्स, मतलब कैसे कहाँ कैसे बाहर क्या स्फीयर की वजह से पोटेंशियल बनता है, इनसाइड क्या पोटेंशियल बनता है। वो हमने सारे केसेस पिछले में डिस्कस कर, उसकी डेरिवेशन देखी। तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा, इससे पहले वो पार्ट देखिए, तब इस पार्ट पर आना, ठीक है ना, क्योंकि इस पार्ट में पिछले वाले पार्ट के कंसेप्ट यूज होंगे। हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे पिछले पार्ट से रिलेटेड, फिर हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो आज का हमारा वैसे मेन टॉपिक तो रहेगा एक भी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। थोड़े क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले पार्ट के थे ना, और शेल्स भी मैं आपको बताऊंगा, कंसेंट्रिक शेल्स के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, जो आपके पास आते हैं बोर्ड्स वगैरह में भी आ जाते हैं कई बार कंसेंट्रिक शेल के क्वेश्चन। ज़्यादातर आपको ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं कंसेंट्रिक शेल्स के क्वेश्चन, तो इसको भी हम डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फील पूरी चल रही है फिजिक्स में, ठीक है ना, फील से पढ़ रहे हैं पूरा। तो अब हम देखते हैं पोटेंशियल इन कॉन्सेंट्रिक शेल्स। आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल इन कॉन्सेंट्रिक शेल्स। कॉन्सेंट्रिक शेल्स क्या होते हैं? ऐसे शेल्स होते हैं जिनका सेंटर एक ही होता है। ऐसे कॉन्सेंट्रिक शेल्स होते हैं, एक ही सेंटर होगा, ये 2 शेल्स बने होंगे। शेल मतलब समझते हो होलोस्फेयर की तरह होते हैं, मतलब अंदर से खोखले होते हैं दोनों, ठीक है ना। तभी इसके अंदर ये वाला स्फेयर आता है ना, खोखला था अंदर, ठीक। तो हमने पिछले पार्ट में डिस्कस करा कि एक अगर होलोस्फेयर है, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग जैसा मर्जी है, उसका चार्ज जो है वो स्फेयर सरफेस पे रहता है, सर जी सारा चार्ज। और उस सरफेस वाले चार्ज की वजह से जब हम किसी बाहरले पॉइंट पर पोटेंशियल देखते हैं, तो वो हमने डेराइव किया था कितना, k/r। पिछली वीडियो में मैंने डेराइव किया था, और ये क्या था, वेरिएबल था। r जैसे जैसे चेंज करोगे वैसे वेरी करेगा, बिल्कुल सर। और जब हम इनसाइड पॉइंट का देखा था, इनसाइड कितना देखा था, ये सरफेस पे कितना देखा था, सेम ही आया था इनसाइड और सरफेस वाला। तो v इनसाइड बोलो या s सरफेस वाला बोलो, तो कितना था, k/r रेडियस था, ये कांस्टेंट था, सेम रहा k/r। इसको भी डिराइव करवाया था मैंने आपको, कंटिन्यूटी फंक्शन की बताई थी कैसे मेंटेन रख के इसको डिराइव करते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था। आज हम इन दोनों का ही यूज करके कॉन्सेंट्रिक शेल, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक शेल क्या है, एक तरह से होलोस्फेयर ही है, अंदर एक स्फीयर बाहर एक स्फीयर, तो इन दोनों में भी यही फॉर्मूले यूज होते हैं कॉन्सेंट्रिक शेल्स में, ठीक है। इन दोनों का यूज करके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे आज, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे आज प्यारे प्यारे, ठीक है ना, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे आज प्यारे प्यारे, ठीक है ना। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार से है कि आपके पास 2 होलोस्फेयर, अभी 2 से स्टार्ट करते हैं, ज्यादा औखा नहीं लेते। 2 आपके पास क्या है, होलोस्फेयर है। होलोस्फेयर का मतलब चार्ज इनके सरफेस पे है, ठीक है ना। मान लो ऐसा चार्ज है कुछ ना कुछ, ठीक है। मान लो ये A स्फीयर है, मान लो ये B स्फीयर है, ठीक है ना। इस पे चार्ज है QA, इस पे चार्ज है QB, ठीक है ना। चार्ज होगा तो पोटेंशियल बनेगा कुछ ना कुछ, बिल्कुल सर। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आपको और क्या दे रखा है कि इस वाले का रेडियस है RA और इस वाले का रेडियस है RB। आपको बताना है फाइंड पोटेंशियल एट दी सरफेस, फेमस सवाल है बहुत ही, एट दी सरफेस ऑफ शेल A एंड शेल B। शेल A और शेल B के सरफेस पे आपने बताना है कितना चार्ज होगा, ठीक है। शेल A और शेल B के सरफेस पे बताना है आपने कितना चार्ज होगा। सबसे पहले देखो शेल A के सरफेस पे कितना चार्ज होगा, ये है शेल A का सरफेस, ये है शेल A का सरफेस। अब शेल A के लिए ध्यान सुनना, शेल A के लिए अगर मैं शेल A की बात करूं, ये पॉइंट जो है शेल A के लिए सरफेस, अगर देखो, अगर मुझे V एट A निकालना है डायरेक्ट, मतलब मुझे पोटेंशियल एट A निकालना है, सरफेस ऑफ A पे कितना पोटेंशियल निकालना है, तो वो किस की वजह से होगा, इसके सरफेस पे पोटेंशियल एक तो इसके खुद की वजह से होगा, एक B की वजह से होगा, समझे ना, क्योंकि B पे भी चार्ज है, तो एक B इस पे पोटेंशियल लगाएगा, एक इसका खुद का पोटेंशियल होगा, समझिए बात, तो वो चीज। तो एक तो पोटेंशियल इसका VA का है ड्यू टू QA, अपने खुद के चार्ज की वजह से, प्लस एक VA का पोटेंशियल, इसको VA डैश बोल लो, ड्यू टू QB, इस QB वाले चार्ज की वजह से, ठीक है। अब देखो VA के लिए या मैं कहूं QA चार्ज के लिए ये पॉइंट कैसा पॉइंट है, सरफेस पॉइंट है, बिल्कुल सरफेस पे है ना ये पॉइंट। VA के लिए तो अपना पोटेंशियल अगर सरफेस पे निकालना तो उसके लिए तो सरफेस पॉइंट ही होगा, इस स्फीयर के लिए ये वाला पॉइंट तो सरफेस का ही होगा, पर इस बड़े वाले स्फीयर के लिए ये पॉइंट इनसाइड का होगा, समझ रहे हो बात को, ये बड़े वाले स्फीयर के लिए पॉइंट इनसाइड का होगा, तो इसके लिए ये वाला पॉइंट होगा इनसाइड वाला। तो यहाँ पे सरफेस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे इनसाइड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बिल्कुल सर। सरफेस के लिए क्या फॉर्मूला, KQ/ रेडियस कितना लोगे, इस वाले का रेडियस, छोटे वाले का RA, तो ये कांस्टेंट है, बिल्कुल सर। प्लस इसके लिए इनसाइड पॉइंट है, इनसाइड के लिए क्या है, ये वाला फॉर्मूला, सॉरी ये वाला फॉर्मूला है KQ/R, स्मॉल r, जिसमें KQ तो कांस्टेंट है, स्मॉल r क्या लेंगे सर,
स्मॉल आर क्या होता था, स्मॉल आर क्या होता था बताओ जल्दी से। स्मॉल आर क्या होता था, डिस्टेंस होता था, डिस्टेंस होता था किसका, डिस्टेंस किसका, पॉइंट का, जिस पॉइंट पर बतानी है, जिस पॉइंट पर बतानी है उस पॉइंट, ऐसे लेते थे ना आप, सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस होता था, सॉरी जिस पॉइंट कह रहा, सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस। बाहर जब हम फील्ड निकालते थे तो ये वाला जो आर होता था ये क्या होता था, जिस पॉइंट पर निकाल लिया उसका सेंटर से डिस्टेंस, है ना, जिस पॉइंट पर निकालें उसको सेंटर से डिस्टेंस मतलब उसका रेडियस। तो यहाँ पे सेंटर से अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो कितना है, आर भी है, सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है बेटे, आर भी है। तो ये डिस्टेंस आर की तरह एक तरह से, समझ लो बात को, यही डिस्टेंस तो आर है, क्योंकि इसका बाहर पोटेंशियल देखा तो पी आया। अब इसका देखो, इसके लिए ना समझना बात को, ये बड़े वाले स्फीयर के बच्चे यहाँ चकमक आते हैं, बड़े वाले स्फीयर के लिए ये जो पॉइंट है ये इनसाइड पॉइंट है, मेरी बात को समझ पा रहे हो तुम लोग, ये जो पॉइंट है इनसाइड पॉइंट है बड़े। अगर मैं इसको बीच वाले को ना बनाऊं, सिर्फ क्यूबी बनाऊं, तो ये ऐसा है क्यूबी, ये क्यूबी ऐसा है, और इसके लिए कोई अंदर यहाँ पे पॉइंट है, वहां पे यही तो स्फीयर है, इसके लिए कोई अंदर ही तो पॉइंट है स्फीयर के लिए, उस पर आपको पोटेंशियल बताना है। तो इसके लिए अंदर वाला पॉइंट, अंदर के लिए तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, अंदर के लिए तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, मेरी बात को समझ पा रहे हो। अंदर के लिए पोटेंशियल क्या रहता है, अंदर जो है ना स्फीयर के अंदर, समझ लो बात को, अंदर स्फीयर के इनसाइड वाला ये था, बाहर तो वेरिएबल था, अंदर के लिए कांस्टेंट, बाहर कह रहा मैं, सॉरी माय बैड, अंदर के लिए देखना है ना, तो इसके लिए ये पॉइंट अंदर ही तो है, इनसाइड लिखा ना मैंने, तो अंदर तो पोटेंशियल के क्यू बाय आर रहता था, आर का तो जिसमें बड़े वाले स्फीयर का रेडियस तो के क्यू बी बाय आर, बस ये आपका आंसर होगा। और हाँ, चार्जेस को आपने मैग्नीट्यूड के साथ रखना है, अगर प्लस चार्ज है तो प्लस, माइनस है तो माइनस का पोटेंशियल बनता है, हमने बता रखा है कई बार, ठीक। वीबी कैसे निकालोगे, वीबी भी ऐसे निकालोगे। अब आपने पोटेंशियल है सरफेस बी निकालना है, तो सरफेस बी के लिए ये वाला स्फीयर सरफेस पॉइंट हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, आउटसाइड पॉइंट हो जाएगा, आउटसाइड के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा देना, सेंटर आउटसाइड के लिए ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, सेंटर वाला, समझ लो बात, सिंपल है, कुछ नहीं। इसके लिए क्या आ जाएगी, इसके लिए के क्यू बी बाय आर बी आ जाएगी, प्लस के क्यू ए बाय देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस लेना है, क्योंकि ये इसके लिए आउटसाइड पॉइंट है, तो ये आर बी है, बस यहाँ क्यू ए के नीचे आर बी आ जाएगा, इतना समझना बात को, ठीक है ना, ये तुम कर लोगे, इजी है। तो ऐसे आपने इन क्वेश्चंस को डील करना है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, बच्चों को पता नहीं होता, इसलिए मैं करवा देता हूँ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है ना, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इनके क्वेश्चन, सर आपने तो करवाया नहीं, पेपर में आ गए ये क्वेश्चन, ठीक है ना, पेपर में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और देख लेते हैं क्वेश्चन ऐसा सर, ठीक है ना, इस बार 3 स्फीयर को लेके देखते हैं, ठीक है ना, इस बार 3 स्फीयर को लेके देखते हैं, देखिए 3 स्फीयर को लेके, चलो देखते हैं 3 स्फीयर को लेके, ठीक है ना। तो 3 स्फीयर अगर मैं ले लूं तो 1 2 3, ठीक है ना, 3 ले लिया मैंने, ठीक है, 3 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं हो सर। इनके रेडियस कुछ इस प्रकार से है, इसका r है, इसका 2r है, और इसका 4r है, दुगने हैं बेसिकली, दुगने बढ़ते जाएंगे, इसका 4r है, ठीक है। तो r 2r 4r ऐसे ऐसे इनके रेडियस है। अब सुनना बात को ध्यान से, ठीक है, अब ध्यान से सुनना बात को। अब तुमने क्या करा, इनको चार्ज भी दे दो कुछ ना कुछ, इस छोटे वाले पे q चार्ज है, इस पे 2q चार्ज है, इस पे 4q चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें अब बताना है फाइंड, एक का ही पूछूंगा बाकी तो सेम रहेगा, v ऑन दी सरफेस ऑफ शेल b एंड c, चलो 2 का देख लो, b और c के सरफेस, सबसे पहले b के लिए, तो ये b है, ये b है, नाम दे दो इनको, ठीक है ना, ये देखो नाम तो पता होना चाहिए, ये a है, ये b है, ये c है, ठीक है, अंदर वाला है b c, ठीक है। अब तुम्हें b के सरफेस पे निकालना है, तो v एट b निकालना है, तो v के सरफेस पे 3 लोगों की वजह से चार्ज होगा, छोटे वाले की वजह से, b की खुद की वजह से, एक इस बड़े वाले की वजह से। सबसे पहले b की खुद की वजह से क्या पॉइंट है, b के लिए तो ये सरफेस पॉइंट ही है, b के लिए तो ये सरफेस पॉइंट ही, समझ लो बात को, प्लस v डैश भी एक और होगा b पर पोटेंशियल किसकी वजह से, इसकी वजह से। इसके लिए ये पॉइंट कैसा है, आउटसाइड पॉइंट है, तो ये आउट के लिए होगा, आउटसाइड पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा। इसके बाद v डबल डैश भी होगा, एक और पोटेंशियल होगा किसके, बड़े वाले की वजह से, बड़े वाले के लिए पॉइंट इनसाइड पॉइंट है, तो यहाँ पे इनसाइड वाला फॉर्मूला लगा देना, बात खत्म। तो सरफेस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, k b पर कितना चार्ज है, क्यूबी चार्ज है ना b पे, सॉरी क्यूबी नहीं है इस केस में, इस केस में क्यूबी नहीं है, इस केस में क्यूबी नहीं है, इस केस में चार्ज है आपके पास b पर 2q चार्ज है ना, b पर कैसा चार्ज है, कैसा चार्ज है, 2q चार्ज है, तो k 2q अपॉन में रेडियस ऑफ b लेते हैं ना, सरफेस के लिए रेडियस ऑफ b लेते हैं, तो रेडियस ऑफ b कितना है बेटे, 2r प्लस, अब आउटसाइड पॉइंट किसके लिए, अगर हम a की दृष्टि से देखें, a की दृष्टि से देखोगे ये पॉइंट बाहर है, तो बाहरले पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे निकालते थे, k चार्ज कितना है इस पे q अपॉन रेडियस कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस लेते हैं पॉइंट का, 2r है, 2r, ठीक है।
इसके लिए इनसाइड पॉइंट है, इनसाइड पॉइंट में पोटेंशियल सेम रहता है, तो इस पर चार्ज कितना है 4q k इंटू 4q अपॉन में इसका रेडियस c वाले का रेडियस कितना 4r, ठीक है ना। बस ये तुम्हें दिक्कत क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो बस ऐसे फॉर्मूला लगाना है, सी के लिए अब तुम्हारा होमवर्क रहेगा, सी के लिए निकालो, मैं तुम्हें बता रही, बस इनसाइड आउटसाइड पॉइंट का तुम्हें वो लगाना है इसमें, ठीक है, ठीक है ना। एक और टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, अर्थिंग वाले क्वेश्चन भी बनते हैं इसमें, ठीक है ना। अर्थिंग वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है, देखो अर्थिंग वाले क्वेश्चन बनते हैं और बच्चे उसमें मार खा जाते हैं। अर्थिंग क्या होता है बेसिकली पता होना चाहिए तुम्हें। अर्थिंग क्या होता है, कनेक्ट कर देना किसी को अर्थ से, कनेक्ट एनी कंडक्टर टू अर्थ, इसकी डेफिनेशन लिख लो। कनेक्ट, कंडक्टर को तुमने कनेक्ट कर दिया, कंडक्टर कनेक्टेड टू अर्थ, कंडक्टर कनेक्टेड टू अर्थ से कनेक्ट कर दिया तुमने। और जब तुम किसी चीज कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट करते हो तो उसका जो पोटेंशियल होता है वो जीरो हो जाता है, सारा चार्ज फ्लो के न्यूट्रल हो जाता है ना काम। अर्थ से फ्लो करोगे सारे इलेक्ट्रॉन वगैरह, प्रोटॉन वगैरह, इलेक्ट्रॉन वगैरह सारे क्या हो जाए न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, अर्थ में चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का सागर। तो अगर किसी चीज को तुम, अर्थिंग का साइन कैसा होता है, ऐसा होता है, देखो ऐसे 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 साइन होता है अर्थ का। तो अर्थिंग जब भी तुम किसी चीज की करोगे, अर्थिंग जब भी तुम किसी चीज की करोगे उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है बेटे, ये बात ध्यान रखना। चार्ज जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, चार्ज नीड्स नॉट टू बी जीरो, चार्ज हो भी सकता है उसमें कुछ ना कुछ अभी भी, ठीक है ना। चार्ज नीड्स नॉट टू बी जीरो, चार्ज उस पर क्या पता जीरो होना हो, चार्ज उस पर क्या पता जीरो होना हो, लेकिन चार्ज उस पर क्या पता जीरो होना हो लेकिन उसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, कोई फ्लो नहीं होगा इलेक्ट्रॉन। पोटेंशियल है क्या, पोटेंशियल है क्या, डिफरेंस मतलब दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस ऑफ एनर्जी, एक तरह से पोटेंशियल आप समझ सकते हो, तो डिफरेंस इन एनर्जी नहीं होता, ऐसे समझ सकते हो आप। तो चार्ज जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है ना, लेकिन पोटेंशियल जीरो होगा बेटे, पोटेंशियल जीरो होगा। मान लो इस पर प्लस क्यू चार्ज था, सर हमें तो यही सिखाया, अगर किसी में प्लस क्यू चार्ज है यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। बच्चों को ये भी डाउट आता है, अर्थिंग कर दी अगर इसकी सर, तो हमने पढ़ा था पहले चैप्टर में, अर्थिंग कर दोगे चार्ज सारा न्यूट्रलाइज कर देता है चार्ज सारा न्यूट्रलाइज हो जाता है, लेकिन अर्थिंग में तुमने एक बार चार्ज भी तो किया था, याद आ रहा है। जब पोलराइज होता है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जाता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो चार्ज है, याद करो चार्ज है, लेकिन पोटेंशियल जीरो है, इसका फ्लो नहीं होगा कुछ, ठीक है ना। तो ये चीजें तुम्हें ध्यान रखनी। तो अर्थिंग जब भी करोगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा सर, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसका एक सवाल ले लेते हैं प्यारा सा अर्थिंग का, ठीक है ना। अर्थिंग का एक सवाल ले लेते हैं, कैसा सवाल देखो, मान लो ये आपके पास तीन जो है कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं, क्या दो ही करो, चलो तीन कर लो, थोड़ा सा लेवल का सवाल बन जाएगा, ठीक है। तीन आपके पास कॉन्सेंट्रिक शेल है सर, प्यारे प्यारे शेल, राज दुलारे शेल, ठीक है ना। वही रेडियस के ले लो, R 2R 4R, तो क्वेश्चन करना है बस, ठीक है। और इस बार ये A है सेम है, मतलब ये B है ये C है। इस बार आपने क्या करा है, चेंज किया आपने, जो B है ना, B शेल है, इसकी आपने अर्थिंग कर दी, सिर्फ B शेल की, B शेल की आपने क्या कर दी सर, अर्थिंग कर दी, क्या कर दी, अर्थिंग कर दी, क्या कर दी, अर्थिंग कर दी, क्या कर दी, अर्थिंग कर दी। अब जब आपने B शेल की अर्थिंग कर दी, आपको क्या निकालना है, आपने निकालना है फाइंड चार्ज ऑन शेल B। अब आपको पोटेंशियल नहीं निकालना, पोटेंशियल तो मुझे पता है B पे जीरो होगा कि अर्थिंग कर दी, आपको पता है V एट B जीरो हो जाएगा क्योंकि अर्थिंग कर दी B की, मैंने बताया था जब भी अर्थिंग करोगे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। आपने बताना है बेटे चार्ज कितना होगा शेल B पे, मुझे इससे मुझे मतलब है चार्ज बताओ मुझे शेल B पे कितना, ठीक है सर। सर मुझे पता है V एट B जीरो होगा, मुझे चार्ज निकालना, चार्ज भी निकाल देंगे सर। तो मैं अगर V एट B नॉर्मल निकालने जाता तो V एट B किसकी वजह से होता, A की वजह से होता, B की खुद की वजह से होता, C की वजह से होता। तो B होता एक, तो B के लिए पॉइंट कैसा था, सरफेस वाला, सरफेस वाला पोटेंशियल B निकालता तो B के लिए पॉइंट सरफेस वाला होता, B के लिए ये पॉइंट सरफेस वाला, देखो हाँ सरफेस का पोटेंशियल जीरो हो जाता है, ये बात भी ध्यान रखना, सरफेस का पोटेंशियल कितना हो जाता है, क्योंकि सरफेस से ही जाता है ना सारा, ठीक है। प्लस V डैश B, A किसकी वजह से होगा, A की वजह से, A के लिए पॉइंट कैसा है, आउटसाइड पॉइंट है, प्लस V डबल डैश B, एक इसका पोटेंशियल होगा C की वजह से, C के लिए पॉइंट कैसा है, इनसाइड पॉइंट है, बस आप फॉर्मूले रखो। V भी आपको पता है जीरो है, सरफेस पर पोटेंशियल जीरो है, V भी सरफेस पॉइंट है, सरफेस के लिए कितना होगा K, इस पे चार्जेस नहीं बताएगा मैंने आपको, इस पे चार्जेस नहीं बताया आपको, चार्जेस नहीं बताएगा मैंने आपको। देखो इसका Q है, इसका आपको 2Q है, आपने इसका निकालना है, इसका मान लो X मान लो, इसका कुछ इस पे X चार्ज है, आपने इसका निकालना है, इसका Q चार्ज था, इसका पे 2Q दे रखा था, इस पे X है, ठीक है ना, तो चार्ज देना भूल गया आपको क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये आपको निकालना है इसका, ठीक। अब देखो B के लिए सरफेस पॉइंट है, तो सरफेस के लिए चार्ज कितना होता है, K कितना चार्ज है सर, पता नहीं, वही तो निकालना है सर, वही तो निकालना है सर, वही तो नहीं पता, तो X मान लो,
एक्स मान लो, क्यू मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है ना। तो मान लो मैंने एक्स मान लिया इस केस में, ठीक है। के एक्स बाय यहाँ पे रेडियस देखो 2r प्लस आउटसाइड के लिए क्या होता था सर, आउटसाइड के लिए सर के चार्ज लेते थे, ए वाले पे कितना चार्ज है क्यू का, बाय रेडियस यही वाला लेते थे 2r प्लस सी के लिए इनसाइड पॉइंट है, इनसाइड के लिए क्या होता था, के तो एज इट इज, सी पे कितना चार्ज है 2q अपॉन में क्या लेते थे, अपॉन में किसका रेडियस, सी का रेडियस, क्योंकि इनसाइड पॉइंट के लिए कांस्टेंट हो जाती है, सी का रेडियस यानी कि 4r। कोई दिक्कत नो। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 0 इज इक्वल टू, देखो इसको सॉल्व करोगे डिनोमिनेटर सेम, यहाँ पे आप डिनोमिनेटर सेम करने जाओगे तो कितना आएगा, देखो कितना आएगा, या काम करो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो आ जाएगा माइनस के 2q बाय 4r, और इनको जोड़ोगे तो यहाँ से k कॉमन x प्लस क्यू अपॉन में 2r, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम थे। तो यहाँ से 2 जा 4, r से r कट गया, r की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें, तो यहाँ से देखो कितना आएगा, k से k कट गया, 2 से 2 कट गया, कुछ बचा देखो। अब देखो यहाँ से आया माइनस क्यू, यहाँ से बचा इज इक्वल टू एक्स प्लस क्यू, कोई दिक्कत, यहाँ से क्यू को उधर ले जाओ तो x आएगा माइनस क्यू माइनस 2q, तो इतना चार्ज होगा इस पर, कोई दिक्कत, इसके सरफेस पे माइनस 2q चार्ज होगा, कोई दिक्कत इसमें किसी को, प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में, आपने इनको फट से सॉल्व कर देना है बस, अर्थिंग में और कुछ नहीं है, और ये टॉपिक भी यहीं पे हम समाप्त करते हैं। एक और टॉपिक आता है कंडक्टिंग शेल्स वाला, इसमें भी बच्चों थोड़े मार्क्स खा जाते हैं, डाउट आ जाते हैं। कंडक्टिंग शेल, इसको भी मैं कवर कर लेता हूँ थोड़ा सा, इसके न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कर लेना, मैं बस आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ उसको, ठीक है। देखो कंडक्टिंग शेल क्या होते हैं, अब तक हमने जो शेल देखे वो ऐसे थे, इनकी थिकनेस हमने लगभग 0 मानी। कंडक्टिंग शेल मतलब यही कंडक्टिंग शेल ही बोल सकते हो आप इसको, इसमें चार्ज है, इनकी थिकनेस अब तक हमने 0 मानी थी, हॉलो कंडक्टिंग की बात कर रहा हूँ, इनकी थिकनेस अब तक हमने 0 मानी थी, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इनकी थिकनेस भी कुछ लेंगे। अब ऐसा भी तो हो सकता है सर कुछ थिक भी हो ये शेल, थोड़ी थिकनेस भी हो इनकी, कुछ ना कुछ माल भी भरा हो यहाँ पे, कुछ ना कुछ यहाँ पे मटेरियल भी भरा हो, थिकनेस भी हो कुछ इन शेल्स की, समझिए बात को, इसके अंदर चार्ज हो, समझिए बात को, तो कुछ थिकनेस भी तो हो सकती है सर इसकी। तो सर थिकनेस होगी तब कैसे निकाल लेंगे सर हम पोटेंशियल, ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे थिन कंडक्टिंग शेल्स की, थिन मतलब थिकनेस वाली, बिल्कुल छोटी थिकनेस है, थिन कंडक्टिंग शेल्स की बात करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। अब सुनना, अब थिन कंडक्टिंग शेल्स है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। अब मैंने आपको क्या बताया था, थिन कंडक्टिंग शेल्स है, और मान लो इसके अंदर कैसा क्यू चार्ज रखा हुआ है, थिन कंडक्टिंग शेल है, इसके अंदर क्यू चार्ज रखा, थिन कंडक्टिंग शेल्स। अब ये मटेरियल ऑफ शेल है, मैंने आपको बताया था, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस में जब चार्ज की मूवमेंट नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी आप निकालोगे किसी कंडक्टर के अंदर तो वो 0 आएगी। मैंने आपको कई बार बताया था, मतलब ये कंडक्टर होता है, कंडक्टर के सरफेस पे निकालोगे, कंडक्टर का जो सरफेस है बेसिकली, खाली जगह नहीं, कंडक्टर यहाँ है ना, कंडक्टर सरफेस, यहाँ तो कोई सरफेस नहीं था, बिल्कुल हमने छोटी थिकनेस वाला माना था, बिल्कुल नेग्लिजिबल थिकनेस, लेकिन यहाँ पे तो सरफेस है। तो यहाँ पे जो आपको पता चलेगा क्या, ये इसकी थिकनेस है ना, ये इसकी थिकनेस है, इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, E0 होगा, समझिए बात को, E0 होगा। अगर E0 हो गया तो Q इनसाइड भी 0 होगा, गॉस लो पढ़ के आओ भाई, गॉस लो पढ़ के आओ। E इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनटू क्या करते थे, एरिया करते थे, वही कितना आता था, इसका इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड dA, यही था Q एप्सिलॉन नॉट अपॉन में Q, ये 0 हो गया तो ये भी 0 हो जाएगा। गॉस लो की बातें, पार्ट 13 चैप्टर 1 अपना इंस्टीट्यूट ठीक है ना, चर्च करो, ठीक है ना। तो मतलब अब देखो यहाँ पे मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना सीखेंगे, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं कंडक्टिंग शेल्स के केस में, जिसमें कुछ थिकनेस हो। यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा +2 चार्ज, मतलब यहाँ पे बता सकते हो इतना चार्ज पड़ा हुआ। लेकिन यहाँ पर जब थिकनेस आ गई तो आपको पता है यहाँ पे थिकनेस है, मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी तो Q इनसाइड 0 होगा, इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं होगा, लेकिन हमें तो चार्ज दे रखा होता है, तो आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी गॉसियन सरफेस बना के, आपको चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, ठीक है ना। अब सिखाता हूँ कैसे करना है, ठीक है ना, अभी वो सिखाता हूँ कैसे करना है, ठीक।
तो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कैसे करते हैं हम, ध्यान सुनो, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। मान लो ये आपके पास शेल है, इधर देखो ये आपके पास शेल है, ये इसकी कुछ थिकनेस है, ज़्यादा थिकनेस दे दी वैसे तो मैंने, जितनी थिकनेस होती है थोड़ी बहुत ठीक। और इसके अंदर ध्यान सुनना, इसके अंदर मान लो +Q चार्ज रखा है, इसके अंदर +Q चार्ज रखा है, तो आपने अब कि सरफेस पे पोटेंशियल बना तो सरफेस पे चार्ज देखना पड़ता है, सरफेस पे में चार्ज देखना पड़ता है, अभी सरफेस पे चार्ज देखना पड़ता है, इसके सरफेस पे आपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि सरफेस के डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत हमें पड़ती है। सरफेस के डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें सरफेस पे पोटेंशियल वगैरह लोड पड़ता है, इसीलिए हमें सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। लेकिन अब तक सर हम बिना थिकनेस वाले शेल देख रहे थे, लेकिन अब थिकनेस वाले शेल आ गए, थिकनेस वाले शेल में तो सरफेस पे क्यू इनसाइड हमें 0 पता है, अब हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? अब देखो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब देखो यहाँ पे +Q चार्ज है, तो आप इसके थोड़ा सा जस्ट बाहर एक गॉसियन सरफेस मेंटेन करते हो, गॉसियन सरफेस बनाते हो, गॉसियन सरफेस, गॉस सरफेस बनाते हो, गॉसियन सरफेस बनाते हो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। अब गॉसियन सरफेस में आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो क्यू इनसाइड 0 होगा। इस वाले पार्ट में ध्यान सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो क्यू इनसाइड 0 अंदर होगा, बिल्कुल होगा, अंदर कोई दिक्कत नहीं है चार्ज में। सरफेस पे, इसके सरफेस के मटेरियल पे चार्ज नहीं हो सकता, समझ लो बात। अगर ये गॉसियन सरफेस बन गया, अगर ये गॉसियन सरफेस बन गया, तो ये देखो सरफेस वाला पॉइंट भी इसमें इंक्लूडेड है। तो आपको पता है गॉसियन सरफेस में अगर E 0 कर दिया तो चार्ज इनसाइड भी 0 हो जाएगा। तो मतलब अगर ये +Q चार्ज को 0 करने के लिए -Q चार्ज आपको बनाना पड़ेगा, एक -Q। तो मतलब इसका अगर मैं बिना थिकनेस के बनाऊं तो कैसे बनेगा? अगर +Q चार्ज बीच में था तो सरफेस पे -Q चार्ज होगा, तभी इसका जो गॉसियन सरफेस बनेगा ना, तभी इसका जो गॉसियन सरफेस बनेगा उससे 0 इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है, क्योंकि दोनों चार्ज एक दूसरे को काट देंगे। और गॉस लॉ क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q ही अगर 0 होगा तो फ्लक्स 0 हो जाएगी। फ्लक्स 0 तो करनी है हमें, फ्लक्स 0 ही तो करनी है हमें, क्योंकि यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकती। जो हमने अभी कंसेप्ट पढ़ के आए हैं उससे यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकती। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई तो फ्लक्स निकलेगी, समझे बात को? तो वो चीज़ है, तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एग्जाम्पल से और समझो, ये थोड़ी फील्ड थी इसकी कि क्यों हमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करनी पड़ती है, क्योंकि वो हम पढ़ के आए हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनती। इसकी फील्ड है नहीं, आपने क्यों नहीं बनती? तो मैंने पहले चैप्टर में दे रखी है इसकी फील्ड, ठीक है। अब सुनना, अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम सीख लेते हैं थोड़ी सी, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सीख लेते हैं। मान लो यहाँ पे Q चार्ज पड़ा है, यहाँ पे 2Q चार्ज पड़ा है, अंदर Q चार्ज पड़ा है, यहाँ पे 2Q चार्ज पड़ा है। अब देखो पहले हम अंदर चार्ज भी नहीं ले रहे थे, हम सीधा आपको सरफेस का चार्ज दे रहे थे ना, हम सीधा आपको बता रहे थे सरफेस पे 2Q चार्ज है या 3Q चार्ज है। वो हम सीधा कैसे बता रहे थे? वो हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से ही बता रहे थे। पहले मैंने आपको इसलिए नहीं सिखाया क्योंकि सीधा सीधा आपको सरफेस वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद बता देता हूँ, लेकिन अब आपको वो नहीं बताएगा, क्योंकि जो ये शेल्स है ना, ये होलो शेल्स है, इनकी थोड़ी थोड़ी थिकनेस होती है, ये जमे बिल्कुल पतले से नहीं होते, इनकी थिकनेस होती है। इनकी थिकनेस होने की वजह से आपने पढ़ा है कि थिकनेस पे मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे, और कंडक्टर के लिए वैलिड है, कंडक्टर के लिए वैलिड है, बता रहा हूं। आपने पढ़ा है कि थिकनेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, तो गॉस लॉ से Q भी 0 होगा। इसके पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर Q भी 0 होगा, तो इसके अंदर अगर कोई Q चार्ज दे रखा है तो आपको सरफेस पे ऐसा चार्ज मेंटेन करना है कि नेट चार्ज 0 हो जाए, वही सरफेस चार्ज होगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है सर, ठीक। अब सुनना बात को, पूरी फील दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है Q चार्ज बीच में है, 2Q चार्ज अंदर है, आपने क्या करनी है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, ठीक है। हम क्या करते हैं सर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम क्या करते हैं? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने में गॉसियन सरफेस बनाते हैं, बनाओ गॉसियन सरफेस। तो इसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे बाहर, ठीक है ना, इसके अराउंड एक बाहर गॉसियन सरफेस बनाएंगे, तो कुछ ऐसा होगा, तो ऐसा सरफेस होगा, इसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस बनेगा यहाँ पे बाहर, ठीक। अंदर वाले की बात कर रहा हूँ, यहाँ Q चार्ज है, ठीक है, तो इसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस मैंने यहाँ बना लिया, ठीक है। इसके बाहर तो ये 2Q चार्ज है ही सरफेस, ठीक है। अब मेरी बात को ना ध्यान सुनना, समझने की कोशिश करना, ठीक है। Q चार्ज था आपके पास, समझ बात, Q चार्ज था। अब आपको पता है यहाँ मटेरियल, इसकी भी कुछ थिकनेस है, जो ये बाहर है ना, ये बाहर 2Q चार्ज है, देखो बाहर आपको पहले दे दिया सरफेस पे इतना चार्ज है, 2Q चार्ज, सरफेस पे कितना चार्ज है? 2Q चार्ज, ठीक है ना। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, ध्यान सुनना मेरी बात को, समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। तो अब सर बैलेंस, अब देखो ध्यान सुनना, एक और बात, आपने यहाँ -Q तो डाल दिया अपनी मर्जी से, पर आपको नहीं लगता कि आपने अपनी मर्जी से डाल के यहाँ कुछ गलती कर? क्या फिजिक्स में मर्जी चलती है? नहीं चलती सर। आपने जो काम किया है, आपने जो गलत काम किया उसको सुधारने के लिए सही काम भी करना पड़ेगा, बिल्कुल सर, रियल लाइफ से रिलेट करो। आपने यहाँ माइनस की चीज दी, तो इसको काटने के लिए प्लस की चीज भी तो देनी पड़ेगी, समझे भाई? देखो हमारी मजबूरी क्या थी, हमें चार्ज 0 करना था। अब ये हमारी मजबूरी है ना कि हमें चार्ज 0 करना है। उस बंदे ने तो पहले से क्या रखा कि इसके अंदर Q चार्ज है, उस बंदे ने पहले से इसमें एक्सपेरिमेंटली देखा अंदर Q चार्ज पड़ा है, बाहर 2Q चार्ज पड़ा है,
ये तो हमारी मजबूरी है कि हमें इसमें चार्ज जीरो करना है। तो चार्ज जीरो करने के लिए आप -q डाल रहे हो तो बाहर आपको +q भी डालना पड़ेगा गॉसियन सरफेस से बाहर, तभी ये +q -q नेट चार्ज। अगर आप देखोगे इसमें, अगर ये एक बॉल है मान लो, अब बॉल के अंदर चार्ज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि गॉसियन सरफेस का रूल है कि अगर कोई कंडक्टिंग सरफेस माड़ी से भी उसकी ब्रेथ है तो उसमें सरफेस उस पर चार्ज नहीं हो सकता, क्योंकि अगर माड़ी से भी कंडक्टिंग है, यहाँ पे माड़ी से भी कंडक्टिंग वाला वो है इसका मटेरियल है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो की जीते तो q इनसाइड मुझे जीरो करना पड़ेगा। तो इसके अंदर जितना भी चार्ज है जीरो करना है, लेकिन बाहर तो चार्ज हो सकता है ना, बाहर तो कर सकते हो चार्ज। नेट चार्ज तो बाहर से भी देखना पड़ेगा आपको, बाहर से भी देखना पड़ेगा, अंदर नहीं होना चाहिए, बाहर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो कहता है बाहर जितना मर्जी रखो, अंदर नहीं रखना चाहिए तुम। तो अंदर अगर तुम रखोगे वो पाप होगा, तुम्हें बाहर रखना, ठीक है। तो अंदर नहीं रख सकते, बाहर तो रख सकते हो। अंदर रखना पाप है, बाहर रखना नहीं है, ठीक है। तो बाहर रख सकते हो। देखो, क्योंकि देखो हमारी मजबूरी थी सर, हमने +q चार्ज को काटने के लिए -q लाए, गॉसियन सरफेस बनाया यहाँ पे, ठीक है। तो हमें बैलेंस करने के लिए यहाँ पहले से 2q था, बाहर से तो हमें छेड़छाड़ करना है, इस -q को बैलेंस करने के लिए हमें +q भी करना पड़ेगा, हाँ या ना? हमें बाहर +q भी करना पड़ेगा। मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, ठीक है। हमें +q चार्ज भी करना पड़ेगा इस -q को बैलेंस करने के लिए। तो कितना हो गया? बाहर 3q हो गया, अंदर तो 0 ही हो गया। तो सरफेस पे चार्ज आपने सीधा यहाँ पे लिखना है 3q है, बात खत्म। अंदर तो 0 ही हो गया, मजबूरी समझ रहे हो? अंदर उसने कहा q चार्ज है, बाहर उसने आराम से 2q चार्ज है। हमें क्या देखा कि भाई इसकी कुछ थिकनेस भी होगी, अगर इसकी थिकनेस होगी तो वो कंडक्टिंग मटेरियल हो गया। कंडक्टिंग की बात कर रहा हूँ, तो कंडक्टिंग तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है सारी, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में अगर थिकनेस है तो E 0 होगा इसमें। अगर E 0 होगा तो यहाँ से फ्लक्स बाहर जाएगी नहीं, और गॉस लॉ के हिसाब से अगर फ्लक्स 0 है तो q इनसाइड भी 0 है, या फिर अगर E 0 है तो q इनसाइड भी 0 है। तो अंदर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, तो q चार्ज है, इस q चार्ज को -q लिख दिया मैंने, 0 हो गया नेट चार्ज। लेकिन ये -q तो सर मैं अपनी मर्जी से अपनी मर्जी नहीं चलेगी, तो -q तो बाहर +q कर दो। नेट चार्ज देखोगे ना, बाहर से q दे रहा है, नेट चार्ज तो 3q है। पहले इसको और इसको लाने से पहले नेट चार्ज कितना उसने बाहर से देखा, 3q आ गया नेट चार्ज। अगर मैंने ये कर भी दिया तब भी देखो ये इसको काट देगा, 3q रहेगा, बाहर से देखेगा कोई चार्ज इस पे, समझ रहे हो? ऐसे करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब फटाक से करते हैं, जल्दी से फटाक से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। देखो कैसे करेंगे, मान लो ये 1 2 दे रखे हैं आपको, यहाँ q दे रखा है, यहाँ -2q दे रखा है, यहाँ 3q दे रखा है। कैसे करोगे देखो। सबसे पहले इसको देखो सर, कंडक्टिंग होगा, कुछ ना कुछ मटेरियल होगा, तो इसके अराउंड गॉसियन सरफेस बनाएंगे, q के अराउंड गॉसियन सरफेस बनाएंगे। गॉसियन सरफेस जब बनाया था सर, गॉस क्या था भाई, इसके अंदर चार्ज 0 होना चाहिए, तो मैंने -2 डाल दिया। -2 डाला तो यहाँ से पहले से कितना था, -2q था, -2 डाला, एक +q आ गया, समझ लो बात, एक +q आ गया, समझ लो बात को, एक +q। यहाँ -2 डाला ना, यहाँ -2 डाला तो एक +q आ गया, कोई दिक्कत, एक +q आ गया, कोई दिक्कत नो सर। तो -q यहाँ पे डाला क्योंकि इसको 0 करना था, एक +q आ गया। अब देखो, अब यह भी अंदर इसके एक और गॉसियन सरफेस बनाओ, यहाँ पे क्या बनेगा, एक और गॉसियन सरफेस बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, एक मिनट, यहाँ पे क्या बनेगा, एक और गॉसियन सरफेस बनेगा, एक और गॉसियन सरफेस बनेगा ना, अरे बोल ना, हाँ या ना, कुछ तो बोल, अरे कुछ तो बोल। तो एक और गॉसियन सरफेस बनाओगे यहाँ पे, तो एक और गॉसियन सरफेस सर। अब इस सरफेस से बाहर ध्यान से देखना, क्योंकि इसकी भी कुछ कंडक्टिंग लेंथ होगी, इसको तो हमने कर दिया बैलेंस यहाँ पे। अब इस सरफेस के बाहर भी, इस सरफेस पे देखोगे तभी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मतलब फ्लक्स 0 आएगी बाहर इससे भी, तो अब यहाँ पे भी चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा। अब देखो -2q चार्ज है और +q, तो नेट चार्ज कितना होगा, -2q +q कितना हो गया, ये नेट चार्ज हो गया सर -2q +q हो गया। अब इस -q को बैलेंस करने के लिए कितना डालूंगा, +q डालूंगा। +q अगर डाल रहा हूँ अंदर तो +q बाहर भी डालना पड़ेगा, और पहले से कितना है बाहर 3q है, कोई दिक्कत नहीं। तो 4q चार्ज है, 4q चार्ज है नेट इस पे बाहर, 4q चार्ज है बाहर इस पे नेट, ठीक है ना। बाहर देख सकते हो, हाँ 4q चार्ज है बाहर। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करते हैं, ठीक है ना, सरफेस पे, ठीक है। अगर आप ऐसे देखोगे इतना नेट चार्ज है इस पे, तो देखो अभी भी 4q ही रहेगा नेट चार्ज। देखो q -2q -q आ गया, -q आ गया, 2q है सर नेट चार्ज। तो एक मिनट, q -2q, सॉरी यहाँ पे माइनस डालूंगा ना, सॉरी माय बैड, यहाँ पे -q आया, तो -q को बैलेंस करने के लिए +q डाला, तो बाहर क्या डालूंगा, -q डालूंगा। मैं भी कहूँ नेट चार्ज तो बैलेंस रहना चाहिए ना, तो -q आया, 3q -q कितना आ गया, 2q आया, ठीक है। क्योंकि ये चार्ज और ये चार्ज सेम रहना चाहिए, अगर आप नेट देखोगे ना 0 सेम। तो अब सरफेसिस पे आप नेट चार्ज पाओगे, तो इस वाले सरफेस पे कितना नेट चार्ज है आपने अभी देखा -q का, और इस वाले सरफेस पे कितना नेट चार्ज है आपने देखा 2q का। कोई दिक्कत, तो ये सरफेसिस पे चार्ज रहेंगे, ठीक, ये इस सरफेस पे चार्ज है, ये इस सरफेस पे, इस वाले सरफेस पे देखो नेट चार्ज कितना -q का है, -q का है ना, इस वाले सरफेस पे, इस वाले पे, और इस वाले पे कितना है बेटे, इस वाले पे कितना है 2q का है, ठीक है ना। तो ऐसे आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, ठीक है। नेट चार्ज से मिलाना चाहिए, ठीक है। हमारी मजबूरी थी, हमें सरफेस पे निकालना था, थिकनेस थी सर कुछ,
मजबूरी क्या थी, देखो कंडक्टिंग शेल की कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, आप बिल्कुल ही नेग्लिजिबल थिकनेस नहीं कर सकते। पहले आपको डायरेक्टली वो सीधा सरफेस पे दे देता है, लेकिन कई बार बीच में देता है, बीच में देगा तो आपने ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक और एग्जांपल ले लो, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे। एक और एग्जांपल ले लो, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इस बार 3 का लेते हैं, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं। 1 2 3, यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे है मान लो इस पे 2q है, यहाँ पे 3q है, यहाँ पे 4q है, ठीक है। तो ये सारे नेट चार्जेस हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसका अंदर से चार्ज 0 करना है, तो इसको अंदर से चार्ज 0 करना है, तो q के लिए क्या डालूंगा, बोल -2 डालूंगा, ठीक है। तो -2 डाला सर, तो बाहर +2 भी डालना पड़ेगा। बाहर पहले से क्या था, 2q था, ठीक है। बाहर पहले से क्या था, 2q था। तो अब इस पर सरफेस पे कितना चार्ज हो गया, इसके सरफेस पे 3q चार्ज हो गया, समझ रहे बात को। तो अभी मैंने इस वाले सरफेस पे निकाल लिया, कितना चार्ज है, 3q, ठीक है। अब देखो, अब आपने यहाँ पे -2 +2, अब देखो अब एक और गॉसियन सरफेस, कितना चार्ज है, 3q, 0 होना चाहिए, तो -3q। यहाँ -3q डाला तो बाहर +3q करना पड़ेगा, बोल हाँ कि ना, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो एक और सरफेस पे चार्ज निकल गया, ठीक है ना। हाँ देखो ये था, ये है, ठीक है। ये वाला 2q पहले से था, 3q तो -3q, ठीक है। अब यहाँ पे पहले से 3q है, तो 3q + 3q कितना बन गया, इस वाले सरफेस पे से बाहर वाले सरफेस पे 6q चार्ज बन गया, ठीक है। अब एक और आ जा सर्कल पे, अब देखा अब यहाँ पे कितना चार्ज है, 6q चार्ज है। इसको बैलेंस करने के लिए -6q डालना पड़ेगा, तो बैलेंस किया तो बाहर भी +6q डालना पड़ेगा। बाहर पहले से 4q था, कितना हो गया, 10q हो गया बाहर। तो ये आपके चार्जेस आएंगे सारे 10q, 3q 6q 10q, ये सारे सरफेस पे आएंगे। 3q 6q 10q, ये सारे सरफेसेस के चार्ज आएंगे, ठीक है ना। बाहर से कोई देखेगा 10q चार्ज है, बाहर से पूरे स्फीयर पे देखेगा ना कोई 10q चार्ज है, समझ रहे हो बात। तो ऐसे इसको आप बैलेंस करते हो, ठीक है ना, ऐसे इसको आप बैलेंस करते हो। कोई दिक्कत है तो बता दो मुझे, मैं सॉल्व कर दूंगा। कोई दिक्कत है तो बता दो, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताओ। देखो कैसे करा हमने बैलेंस, माइनस करना था, देखो 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 देखो, ठीक है ना। ये पूरा चार्ज तो 0 ही हो गया ना, ये पूरा चार्ज तो 0 हो गया। सरफेसेस पे देख रहा हूँ तो आप मैंने आपको वैसे बता दिया, लेकिन ये अंदर का चार्ज तो 0 ही हो गया ना पूरा। -6q, ये पूरा चार्ज कितना था, 6q था, इस माइनस ने पूरा 0 कर दिया, तो बाहर कितना, सिर्फ 10q चार्ज बचा हुआ। और अगर मैं इनको प्लस करके देखोगे टोटल चार्ज 3q 6q 4q 10q हो गए। समझ गए कैसे करना है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज को 0 करना है, उसको बैलेंस करना है, तो बाहर प्लस कर दो, ठीक है ना। बस ये होता है, ऐसे आप चार्जेस को बैलेंस करते हो। इससे एक सवाल होमवर्क में दे दूँ, एक होमवर्क में दे दूँ सवाल इसका। होमवर्क में क्या देना, ठीक है ना, आपने बस इसको बैलेंस करके देखना है, इन 4 वाले को, 1 2 3 4, ये होमवर्क है आपका। सर क्या बोल बना दी, इस पे 2q है, इस पे 3q है, इस पे -2q है, इस पे -6q है, इस पे 7q है, ठीक है ना। बस आपने ये बैलेंस करके देखना और मुझे इसका आंसर कमेंट में बताना है। कमेंट में कैसे बताओगे ठीक है ना। बस करके आपने आपको शाबाशी दे देनी है, और एक चीज़ बोल देनी है। क्या बोलना है आपने क्या बोलोगे, करके अपने आप को शाबाशी दे देना, और क्या देना कि क्या कहोगे वेरी गुड, बस और क्या कहोगे, ठीक है ना, ठीक है ना। या क्या देना, अपना बंदा उन तो बात खत्म ठीक है ना, ये क्या देना, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, सारे इसके क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हम स्टार्ट करते हैं, कर दूं क्या बाद में पढ़ाऊं इक्विपोटेंशियल सरफेस। वैसे छोटा सा ही टॉपिक है, ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक है नहीं। इक्विपोटेंशियल सरफेस कवर करके खत्म करते हैं इसको। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब है, इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब v। तो ऐसा सरफेस जहां पे पोटेंशियल इक्वल हो, सरफेस ऑन विच पोटेंशियल इज इक्वल, ऐसे, ठीक है ना। सरफेस ऑन विच पोटेंशियल इज इक्वल ऐसे, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। एग्जांपल ले लो फॉर अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के लिए कैसे आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकते हो, एक स्फीयर है, उसके अगर बीचों बीच चार्ज रख दो तो स्फीयर के सारे सरफेस पे सेम पोटेंशियल पड़ेगा। बीचों बीच चार्ज रख दोगे तो सारा जगह सेम पोटेंशियल पड़ेगा। हमने देखा था कि क्यों आया, समझ लो, सेम पोटेंशियल पड़ेगा, बिल्कुल सर, ठीक है, सेम पोटेंशियल पड़ेगा। कोई दिक्कत नो सर, ठीक है, कोई दिक्कत नो सर। और ऐसे भी हो सकता है कि कॉन्सेंट्रिक हो, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर विद चार्ज एज सेंटर, चार्ज बीच में पड़ा हो, आर इक्विपोटेंशियल, ये भी इक्विपोटेंशियल, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है बेटे। यहां पे भी सरफेस पे पोटेंशियल इक्वल रहेगा, ठीक है ना। सरफेस देखो, यहां पे मैं अगर आपसे कहूं सरफेस पे पोटेंशियल इक्वल कैसे, 1 ये 2 सरफेस मान लो 3, तो यहां पे आप पोटेंशियल देखोगे, यहां पे देखोगे, यहां पे देखो, सारी जगह पोटेंशियल इक्वल है, ठीक है।
यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, सारी जगह पोटेंशियल क्या है, इक्वल है बेटे, कोई दिक्कत, सारी जगह पोटेंशियल क्या है, इक्वल है, जहां मर्जी देख लो, क्योंकि आर आर रेडियस पे ही है ना, आर आर रेडियस पे ही है ना, आर आर रेडियस पे ही है। तो इन सारे सरफेस पे पोटेंशियल क्या है, सेम है, वी है मान लो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कॉन्सेंट्रिक की। कॉन्सेंट्रिक में मान लो इस वाले पूरे सरफेस पे, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे है, पूरे सरफेस पे मान लो कुछ 2 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो पूरे पे 2 वोल्ट ही है, और इस वाले पूरे पे अगर 3 वोल्ट का है तो 3 वोल्ट का ही है पूरे पूरे पे, पूरे स्फीयर पे। इस वाले पे अगर 4 वोल्ट का तो पूरे पे 4 वोल्ट का ही होता है कोई पोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना। -2 में भी आप देख सकते हो तो नेगेटिव पोटेंशियल बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सरफेस जहां पे पोटेंशियल सारी जगह सेम, ठीक है। अब मान लो कोई सिलेंडर है, कोई सिलेंडर है, कोई सिलेंडर है, या सिलेंडर क्या मान लो, रॉड है मान लो, सिलेंडर तो बेसिकली सिलेंडर में 4 भाग लेना पड़ेगा, ठीक। मान लो कोई रॉड है, मान लो कोई रॉड है, तो रॉड जो है ना ये स्ट्रेट या लीनियर चार्ज है, मान लो पड़ा, रॉड क्या बोलूं इसको मैं, लीनियर चार्ज पड़ा हुआ है कहीं पे, बहुत सारा प्लस चार्ज पड़ा हुआ है, इन्फिनिटी तक गया हुआ। इसके आसपास भी इधर जाओगे आप और इधर सेम डिस्टेंस पे अगर आप जाओगे, इधर भी आर जाओगे, इधर भी आर जाओगे, तो आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल जाएंगे। यहाँ से आप एक प्लेन गुजारोगे ना, तो यहाँ पे आपको इक्विपोटेंशियल, इसका गॉसियन सरफेस बना के देखो, सिलेंडर बनेगा, तो इस वाले पॉइंट पर इस वाले पॉइंट पे सेम पोटेंशियल निकलेगा, क्योंकि चार्ज सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, k/r वही लगता है ना फॉर्मूला बाहर निकाला। और अगर कॉन्सेंट्रिक बनाओगे, ऐसे बनाओगे, ऐसे रॉड जा रखी है, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स बनाओगे तब भी सेम बनेगा, इस वाले सिलेंडर के दोनों सरफेस पे सेम होगा, इस वाले सिलेंडर के दोनों सरफेस पे सेम होगा, अपना इस पे b डैश बोल दो, इस पे b बोल दो, सेम सेम होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली है, ये भी पोटेंशियल सरफेस। अब मेन बात क्या करनी है हमें, ये आपको समझ आ गया, ऐसा सरफेस जिस पे सारी जगह पोटेंशियल इक्वल हो, क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक। हमें बात करनी है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, नोट करते रहो साथ के साथ, नोट करते रहो साथ के साथ, इक्वल जब आप नोट करते हो ना आपको याद हो जाती है, ठीक है, ऐसे नोट करते रहो। अब पहली प्रॉपर्टी क्या है, डेल्टा वी बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। डिफरेंस इन पोटेंशियल, अगर मैं मान लो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लो इस पे सारी जगह पोटेंशियल यहाँ भी यहाँ भी है, अगर मैं यहाँ पे किसी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखूंगा तो 0 होगा, 0 ही आएगा। डिफरेंस क्या है, इसको इसमें से माइनस करो, 0 ही आएगा, सेम है ना इक्विपोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 ही आएगा, कोई फ्लो नहीं होएगा चार, ठीक है। सेकंड आता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, बाय इलेक्ट्रिक फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स है ना। 11वीं की बातें सर 11वीं तो पढ़ी नहीं, निकाल दी ऐसे ही हमने खेल खेल के बास्केटबॉल। चलो कोई बात, देखो इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग अ चार्ज, प्यारा प्यारा बहुत प्यारा है, ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। क्या बोला गया, कोई वर्क नहीं किया जाएगा, कब नहीं किया जाएगा, किसके द्वारा नहीं किया जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा मूविंग चार्ज में इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को मूव करना है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर चार्ज को मूव करना है तो कोई वर्क डन नहीं होगा, कोई वर्क डन नहीं होगा। मान लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इस ए पॉइंट पर एक चार्ज पड़ा है, इस चार्ज को मुझे यहाँ से यहाँ लाना है, इस चार्ज को मुझे यहाँ से यहाँ लाना है सुना, इस चार्ज को अगर मुझे यहाँ से यहाँ लाना है, यहाँ से यहाँ लाना है, तो क्या करना होगा मुझे, इस पर कुछ वर्क डन करना होगा, इस पर मुझे कुछ वर्क डन करना होगा। अब आपको पता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो इक्वल होता है माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। इलेक्ट्रिक फोर्स पे इधर जान लगा रहे तो मुझे इसको इधर लेके जाना, तो मैं इधर फोर्स लगूंगा, सेम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगानी पड़ेगी बिल्कुल। अब आपको पता है, अब आपको एक और चीज पता है, तो ये वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। अब आपको मैंने एक और चीज बताई थी कि डेल्टा वी जो होता है वो क्या होता है, वर्क डन एक्सटर्नली, डेल्टा वी क्या होता है, वर्क डन एक्सटर्नली ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम 2 to 1 या 1 to 2 जो भी है, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। समझ लो बात को, समझ लो बात को, तो ये होता है। अब आपको पता है ये भी 0 है, यही 0 है, वी डेल्टा भी 0 है, डिफरेंस इन पोटेंशियल 0 है, तो यहाँ से इसको क्यू से मल्टीप्लाई करो, वर्क डन भी 0 आएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल 0 आएगा, तो 0 आ गया तो वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स भी 0, मतलब कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको चार्ज को मूव करवाना है तो कोई वर्क डन नहीं होगा। वर्क डन क्यों नहीं होगा ये भी सुनो, क्योंकि फोर्स ही नहीं लगेगी कोई। फोर्स क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि पोटेंशियल नहीं, फोर्स लगने के लिए पोटेंशियल होना चाहिए। जब पोटेंशियल में डिफरेंस होगा तब चार्ज बहता है, जब भी पोटेंशियल में डिफरेंस होता है तब चार्ज बहता है, बिना पोटेंशियल के डिफरेंस के चार्ज नहीं बहेगा। ये 10वीं में भी बताया था, ये 10वीं में बताई जाती है ऐसी बातें, बच्चों को पता नहीं होती, ठीक है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे, ये चीज़ें यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी डायरेक्शन ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा क्यों सर? सुनो ऐसा क्यों? आपको पता है कि dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, ये मैंने पढ़ाया था फॉर्मूला, पढ़ाया था। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, ये डिफरेंस होता है पोटेंशियल, इज इक्वल टू माइनस ई डी डॉट डी आर, ई डॉट डी आर। अब देखो ई डॉट डी आर ये क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है? कॉस थीटा, कॉस थीटा आता है ना। अब मेरी बात को सुना, बात को, ई क्या जीरो हो सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो मैंने कुछ मेंटेन कर रखी है, मैंने डिस्प्लेसमेंट भी कुछ करवाई है, मान लो डिस्प्लेसमेंट भी कुछ करवाई है, मान लो मैंने चार्ज को अपने आप कुछ फोर्स देके डिस्प्लेसमेंट भी करवाई है, समझे बात को, कुछ डिस्प्लेसमेंट भी करवाई है। कॉस थीटा आया यहाँ पे, मतलब ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है। तो अब इस दोनों के प्रोडक्ट को जीरो होने के लिए कॉस थीटा को जीरो होना पड़ेगा। कॉस थीटा जीरो कब होता है? जब थीटा 90 होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, अब ये सरफेस है, इस पे डिस्प्लेस करवाना है तो ऐसे डिस्प्लेस करवाऊंगा, तो इससे परपेंडिकुलर होनी चाहिए, क्योंकि थीटा 90 है, कॉस थीटा का होता है दोनों के बीच का एंगल, तो ये परपेंडिकुलर ही होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगा, समझ लो बात। तो ये चीज़ है। हाँ, डिस्प्लेस आप चार्ज को करवा सकते हो, अगर बाहर से कुछ कर दो वगैरह मजबूरन, ठीक है ना, तो वो चीज़ है। फोर्थ होता है, अगर आपसे कह दिया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस, वही मान लो ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी आपको, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे आप सरफेस बना दो कोई भी, इसके परपेंडिकुलर बनाना है, क्योंकि आपको पता है कि परपेंडिकुलर जब भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी किसी सरफेस के परपेंडिकुलर होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, यहाँ से आप कह सकते हो, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। तो ऐसे बनाना है, अगर आपको कहा है कि इक्विपोटेंशियल तो परपेंडिकुलर होनी चाहिए उस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक और आता है इसमें, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर, कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को काट नहीं सकते। क्यों नहीं काट सकते? क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि काट लिए वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएगी। मान लो कि ये है, एक ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस इस डायरेक्शन में, एक ऐसे आ रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये कह रहा है मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ डाल दूंगा, ये कह रहा है मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ डाल दूंगा, ऐसे थोड़ी होता है, दो डायरेक्शन में एक ही पॉइंट है, दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये चीज़ है। अब एक और क्वेश्चन आपको मैं दे देता हूँ, स्केच, या कई बार ना आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए आपने बतानी है इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो वो कैसे बताओगे? सर प्लस क्यू माइनस क्यू चार सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस कंसिस्ट ऑफ अ डाइपोल। अब देखो इसके लिए आपने बनाना है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनाओगे? एक तो ऐसा सरफेस बन जाएगा, एक ये कर्व थोड़ा थोड़ा कर्व होता जाएगा, जैसे जैसे चार्ज के पास जाता जाएगा ऐसे ऐसे कर्व होता जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्योंकि देखो इससे क्या हुआ, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी दोनों चार्जेस की वजह से इस पर, ठीक है। एक और इससे फायदा क्या हुआ कि ये परपेंडिकुलर बन गया, इसके ये तो परपेंडिकुलर बन ही गया। एक और फायदा क्या, चार्जेस से डिस्टेंस सेम रहा, समझ रहे हो? ये इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, समझ रहे हो? तो ऐसे आप इसमें स्केच कर सकते हो इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका ऐसे बनेगा स्ट्रेट, इसका थोड़ा सा कर्व्ड, इसका और कर्व्ड, इसका और कर्व्ड, फिर ऐसे कर्व्ड कर्व्ड कर्व्ड, इसका कर्व्ड। इससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी दिखा सकते हो, इससे अंदर जाएंगी, माइनस में अंदर जाती हैं, नेगेटिव से बाहर निकलती हैं, ठीक है, ऐसे बनेगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे, देखो तो परपेंडिकुलर आपने रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इनकी चार्जेस कैसे जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ना यार, यहाँ पे देखो माइनस क्यू प्लस क्यू से निकलेगी माइनस में जाएंगी, ठीक है। तो बीचों बीच तो लगभग लगभग स्ट्रेट होती है, तो यहाँ पे पोटेंशियल सरफेस कैसे बन गया, ऐसे बन गया। और यहाँ पे थोड़ी सी कर्व्ड होगी, तो आपने ऐसे कर्व बना देनी है, थोड़ी सी सब ऐसे, थोड़ी सी इस डायरेक्शन में कर्व, क्योंकि इसकी तरफ है ना चार्ज, यहाँ पे होगा इस डायरेक्शन में बनाना है। इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पाएगी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये था बस इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज आपने ध्यान में रखनी है, कुछ ज़्यादा खास है नहीं इसमें, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं और ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को। तो पढ़ाई करते रहो और सबसे इंपॉर्टेंट जो भी पढ़ा है उसको जीवन में उतारते रहो। थैंक यू वेरी मच।